हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफ़र पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में जो मेरा आज जो टॉपिक है वह वैदिक काल है। इससे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लगभग 7 से 8 वीडियो बना चुका हूं। आप उनको जाकर जरूर अवश्य देख लें। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह है वैदिक काल। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति थी और वो नगरीय सभ्यता थी। जबकि आप वैदिक साहित्य में देखेंगे, वैदिक साहित्य है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। अर्थात इन दोनों के बीच में गैप था, इन दोनों के बीच में गैप था। अर्थात जो वैदिक काल है वो एक ग्रामीण सभ्यता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मोस्टली आपने देखा था कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। जबकि आप वैदिक साहित्य में देखेंगे कि वैदिक साहित्य है, वैदिक काल में देखेंगे कि वैदिक काल में जो ग्रामीण सभ्यता है उसका विकास जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा से लेकर के बिहार तक इसका इफेक्ट, मतलब बिहार तक ये विस्तृत था। अर्थात वैदिक काल को हमें अध्ययन करना है। वैदिक काल का अध्ययन करने के लिए हमें मोस्टली इसके इसके बारे में जानने के लिए मोस्टली हमें इसके 4 फैक्टों पर विशेष रूप से अध्ययन करना होगा। सबसे पहले हमें इसके बारे में ये जानना है कि इसका कालक्रम क्या था। इसका कालक्रम क्या था? अगर वैदिक काल के बारे में जानकारी गेन करनी है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका कालक्रम क्या था। कालक्रम। दूसरा नंबर, फिर हम देखेंगे कि इसके कालक्रम के बाद इसके उत्पत्तिकर्ता कौन है। उत्पत्तिकर्ता कौन है? वैदिक काल में जो लोग थे वो कौन थे, कहां से आए? क्या सिंधु घाटी सभ्यता वाले ही लोग थे? उत्पत्तिकर्ता कौन थे? उसके बाद हम देखेंगे तीसरे नंबर पर वो इसके स्रोत देखेंगे। स्रोत कौन से थे? इससे जानने के साधन कौन कौन से हैं? इसे जानने के, इस काल को जानने के कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा इस काल की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात वो स्रोत कौन कौन से हैं। उसके बाद देखेंगे इसकी विशेषताएं, देखेंगे विशेषताएं। विशेषताओं के अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वैदिक काल के बारे में अध्ययन करने के लिए विशेष तौर से हमें इन 4 चीजों के बारे में, 4 फैक्टों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तभी हमें वैदिक काल की संपूर्ण तरीके से जानकारी प्राप्त हो पाएगी। इसमें सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वैदिक काल का समय कब से कब तक था। वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था। इसके बाद देखेंगे इसके उत्पत्तिकर्ता कौन थे। ये लोग, यहां पर जो निवास लोग करते थे वैदिक काल में, वो किस प्रकार के लोग थे, कौन लोग थे, और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, और इसकी विशेषताएं, इस काल की विशेषताएं क्या हैं। तो इसके कालक्रम के रूप में देखा जाता है तो यह बताया जाता है कि जो वैदिक काल का जो समय था वो 1500 बीसी से लेकर के लगभग 600 बीसी के समथिंग था। 1500 से लेकर के 600 बीसी के जो मध्य का जो समय था उसे वैदिक काल कहा जाता है। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है वो लगभग 2700 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक एग्जैक्ट माना जाता है। इसके बाद का जो समय है 1500 से लेकर के 600 बीसी के मध्य का जो समय है वह वैदिक काल कहा जाता है। इस पर सबसे अच्छा प्रमाण है वो मैक्स मूलर ने दिया है। किसने दिया है मित्र? मैक्स मूलर ने दिया है। मैक्स मूलर ने दिया है। इन्होंने बताया है कि वैदिक काल का जो समय है, जर्मनी के निवासी थे मैक्स मूलर। इन्होंने बताया है कि जो वैदिक काल का जो काल है वो, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर के 600 बीसी तक है। तो आप इसमें वैदिक काल में लिख सकते हैं ये टाइम कब तक है, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के मध्य का जो समय है उसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये लगभग मैं जानता हूं 1100 वर्ष, मतलब 900 वर्ष का जो समय है, कितना, कैसा वर्ष है, 900 वर्ष तक ये टाइम पीरियड चला है। इसमें देखा जाता है कि 900 वर्ष तक इस काल की विशेषताएं लगभग समान नहीं रही हैं।
इस काल की जो विशेषता थी, जो लगभग 900 वर्ष तक चला है, इसमें इसकी जो विशेषता हैं वो लगभग समान नहीं रही हैं, कभी इसमें अधिकतर परिवर्तन आते रहे हैं। तो इसी कारण इस काल को भी मोस्टली दो भागों में बांटा गया है। इस काल को मोस्टली दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आप देखेंगे, इसमें आप आगे जाके देखेंगे ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो मित्रों टाइम पीरियड है वह 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक है। कितना है? 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो समय है उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं या ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो शेष जो समय बचता है 600 वर्ष का, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसका जो टाइम है मित्र वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के मध्य है। 600 बीसी के बाद देखेंगे तो तीन नगरीकरण की क्रांति आती है, महाजनपदों का उदय हो जाता है। इसमें 16 महाजनपद का निर्माण होता है, इसमें मगध सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये 600 बीसी के बाद होता है, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म का भी उस टाइम में उदय होता है। तो देखिए कालक्रम, इसके मैंने आपको कालक्रम के बारे में बताया। मैक्स मूलर का मानना, जो सबसे ऑथेंटिक फैक्ट है, वो बताते हैं कि 1500 से लेकर के 600 बीसी के जो मध्य का जो टाइम पीरियड था भारत में, वो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसको मोस्टली इसमें जो लगभग 900 वर्ष तक चला था, इसमें यह बताया जाता है इसकी जो विशेषता है वो अलग अलग रही है। जैसे 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था उसकी कुछ विशेषताएं डिफरेंस अलग थी, और 1000 से लेकर के जो 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था उसकी विशेषताएं कुछ अलग रही हैं। इसी कारण इस काल को भी दो भागों में बांट दिया। इसे एक को कहते हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। इसका जो टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक है। दूसरा जो टाइम पीरियड है वो उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक है। आप प्लीज इसे नोट कर लें, यह अक्सर पूछा जाता है मित्र। अब देखेंगे इसके बाद, कालक्रम के बाद हम अध्ययन करेंगे कि इसके उत्पत्तिकर्ता कौन थे। इसके उत्पत्तिकर्ता कौन थे, इसके बारे में देखा जाए तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। इसमें देखें, उत्पत्तिकर्ता में हम दो भागों में बांटते हैं। उत्पत्तिकर्ता को हम दो भागों में बांटते हैं। यह बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सॉरी, इसके जो उत्पत्तिकर्ता हैं वो आर्य हैं। कौन है? आर्य हैं। आर्य हैं। इसके उत्पत्तिकर्ता कौन है? आर्य हैं, यह बताया जाता है। और ये आर्य थे, वो मूल रूप से निवासी कहां के थे? ये आर्य थे, ये मूल रूप से निवासी कहां के थे? निवासी कहां के थे? इसमें हम दो बातों का अध्ययन करेंगे। इसके उत्पत्तिकर्ता के रूप में हम किसको देखेंगे? इसके उत्पत्तिकर्ता कौन है? आर्य है, और ये कहां के निवासी हैं, और ये कहां के निवासी हैं, इसमें हम दो बातों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो निवासी हैं इस पर विद्वानों के अनेक मत हैं। इस पर लोगों के, विद्वानों के अनेक मत हैं। कोई विद्वान कहीं का बताता है, कोई कश्मीर का बताता है, कोई रूस का बताता है, कोई जर्मनी का बताता है, कोई टर्की का बताता है, कोई तिब्बत का बताता है, कोई कश्मीर का बताता है, कोई अफगानिस्तान का बताता है। तो यह बताया जाता है, इस पर अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आर्य। देखिए, जो आर्य शब्द है, सबसे पहले इसको देखते हैं। जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? आर्य शब्द है, इसका मतलब क्या है, इसकी जानकारी कहां से होती है? तो सबसे पहले बताऊंगा मैं कि जो आर्य शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले, सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग मैक्स मूलर ने किया था। किसने किया मित्र? मैक्स मूलर ने किया था। आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1853 में, कब? 1853 में मैक्स मूलर ने किया था। मैक्स मूलर ने किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आप बता सकते हैं कि जो जर्मनी का एक विद्वान था, इसने सबसे पहले
आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था, किया था। अब देखिए हम लोग ऋग्वेद में देखते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में देखेंगे मित्र, जो ऋग्वेद है अपना सबसे प्राचीन वेद है, इतना जानते होंगे, ऋग्वेद में आर्य शब्द का 33 बार प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, हुआ है। ये फैक्ट के रूप में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो आप बता सकते हैं 33 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। और आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य का मतलब यह नहीं होता है किसी जाति से नहीं है, किसी नस्ल से कोई मतलब नहीं है। आर्य शब्द का किसी जाति, धर्म या नस्ल से कोई संबंध नहीं है। जैसे जर्मनी का हिटलर था, वो अपने आप को आर्य कहता था कि वो आर्य प्रजाति का व्यक्ति है। ऐसा ये आर्य शब्द है, इसका इसमें कोई मतलब नहीं है। इसमें जो मतलब बताया गया है, जो अर्थ बताया गया है आर्य शब्द का, वह होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है मित्र? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहते हैं, महान कहते हैं, विद्वान कहते हैं, साधु कहते हैं। श्रेष्ठ कहते हैं, महान कहते हैं, साधु कहते हैं, साधु कहते हैं, उत्तम कहते हैं, उत्तम कहते हैं, कुलीन कहते हैं। अर्थात ये आर्य शब्द का अर्थ है, ये आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं श्रेष्ठ, महान, विद्वान, साधु, उत्तम और कुलीन। मैं आपको बता चुका हूं आर्य शब्द का अर्थ किसी नस्ल व जाति से नहीं है। आप चाहें तो इसको भी नोट कर लें। आर्य शब्द का अर्थ किसी नस्ल व जाति से नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे। आर्य शब्द का अर्थ किसी नस्ल व जाति से नहीं है। आप मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। मेरे साथ आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें और मेरे साथ इस तरीके से क्रम बाय क्रम नोट करते जाएं, जिससे आपका एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो सके। आप चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, यहां तक कि स्टेट पीसीएस, किसी भी राज्य का पीसीएस दे रहे हो, टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, और कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, तो यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। यदि यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे वीडियो को ठीक से 1 या 2 बार बगैर स्किप किए हुए अध्ययन कर लेते हैं और एक नोट्स बना लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मित्र, यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप लोगों से मित्र मेरी गुजारिश है, मैं आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं, आप प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट्स करिए। तो देखिएगा सॉरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मित्र, आर्य शब्द है वो संस्कृति का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृति का शब्द है। अगर ये पूछा जाता है सॉरी, आर्य शब्द है यह संस्कृति भाषा का शब्द है, आर्य संस्कृति भाषा का शब्द है, जिसका मतलब श्रेष्ठ होता है। जिसका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अब देखिए, मैंने आपको इसके बारे में बताया, आर्य मतलब आर्य का मतलब बताया, आर्य का अर्थ बताया, और इसका प्रयोग कहां कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में 33 बार इसका प्रयोग हुआ है। यह किसी जाति, नस्ल या धर्म से संबंधित नहीं है। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, महान, साधु, कुलीन, इसका अर्थ होता है। अब देखिए आर्य लोग कहां के निवासी थे। अब आते हैं हम लोग, आर्य लोग कहां के निवासी थे। निवासी में देखेंगे आर्य लोग कहां के निवासी थे। इस पर विद्वानों के दो मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्य लोग भारत के निवासी थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि क्या कहते हैं कि आर्य लोग, विद्वान मत, कुछ विद्वान कहते हैं कि जो आर्य थे वो भारत के निवासी थे।
कहां के निवासी थे? भारत के निवासी थे। कुछ कहते हैं कि ये विदेशी थे, विदेश से आकर के भारत में बस गई। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो आर्य लोग थे वो भारत के निवासी थे, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य विदेशी थे, वो भारत में आ गए और भारत में आकर के बस गए, यहाँ की कल्चर संस्कृति और उन्होंने अपना ली। तो भारत में कहां कहां के थे वो आपको बताता हूं मैं। कुछ लोगों का मानना है कि आर्य जम्मू कश्मीर के थे, जम्मू कश्मीर के थे। कुछ लोगों का मानना है जो भारत के पक्ष में हैं वो कहते हैं कि आर्य जम्मू कश्मीर के निवासी थे। कुछ का मानना है कि आर्य जो थे वो सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो सप्त सैंधव प्रदेश उसको कहा जाता है, मैं अभी जस्ट मैप पे बताऊंगा आपको, जिसमें सिंधु तथा उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके जो बीच वाला भाग है उसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना यह है कि जो आर्य थे वे महर्ष प्रदेश के निवासी थे, महर्ष प्रदेश के निवासी थे, जबकि कुछ का मानना है कि आर्य मध्य देश के निवासी थे, मध्य देश के निवासी थे। तो जम्मू कश्मीर के निवासी थे, इस पर जो मत दिया है वो मत दिया है एल.डी. कल्लर ने, एल.डी. कल्लर ने माना है कि आर्य कहां के थे? जम्मू कश्मीर के थे। मित्र ये फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, आपसे याद रखेंगे कि जो आर्य थे वो जम्मू कश्मीर के निवासी थे। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? एल.डी. कल्लर ने। एल.डी. कल्लर ने कहा है कि जो आर्य थे वह जम्मू कश्मीर के निवासी थे, जबकि सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में बताया है अविनाश चंद्र घोष, अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद, अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद ने बताया है कि जो आर्य थे वो भारत के निवासी थे और जो सप्त सैंधव जो सिंध तथा उसकी सहायक नदियों वाला क्षेत्र है वहां के निवासी थे। जबकि गंगानाथ झा का मानना है कि जो आर्य थे वो महर्ष प्रदेश में आपका मित्र आता है, आपका वर्तमान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो भाग है वो महर्षि प्रदेश में आता है। इस पर गंगानाथ झा का मानना है कि आर्य महर्षि प्रदेश के निवासी थे, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं, जिसमें राजबली पांडे मानते हैं कि जो आर्य थे वो मध्य देश में आप देखेंगे कि हिमालय और जो विंध्याचल पर्वत के जो बीच का क्षेत्र है जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार आता है वहां के आर्य निवासी थे। तो एक बार फिर देखिए मध्य देश के जो स्टेटमेंट दिया है वो राजबली पांडे ने दिया है। राजबली पांडे का मानना है कि जो आर्य थे वो मध्य देश के निवासी थे। राजबली पांडे का मानना है कि आर्य थे वो मध्य देश के निवासी थे, जबकि महर्ष प्रदेश के बारे में गंगानाथ झा ने बताया है, सप्त सैंधव के बारे में अविनाश चंद्र घोष और संपूर्णानंद ने बताया है, जबकि जम्मू कश्मीर के बारे में एल.डी. कल्लर ने बताया है। इनको मित्र आप नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं आपके सामने मैप बनाता हूं, इन सब के बारे में लिखाता हूं, आप तेरा इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभी उत्पत्ति करता ही चल रहा है, आप प्लीज एक काम करें, मेरे साथ भारत का मैप बनाएं ताकि आपका ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। यदि आप मैप से इसको ठीक से अध्ययन करेंगे तो ये बहुत आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। आप मेरे साथ एक भारत का
मैप बनाएं छोटा सा, इस तरीके का। आप चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए या वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, इतिहास पढ़िए, कोई विषय पढ़ते हैं, अगर आप मैप के द्वारा पढ़ते हैं तो मैं जानता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि आप भारत के मूल निवासी हैं और अध्ययन कार्य कर रहे हैं, तो आपको भारत का मैप तो मित्र आना चाहिए। देखिएगा, आप मेरे साथ भारत का इस तरह मैप बनाएं। देखिए, आर्य कहां के निवासी थे, मेरा टॉपिक ये था कि आर्य कहां के निवासी थे। इसके भारत के पक्ष बताता हूं कि भारत के पक्ष में इस पर विद्वानों ने अलग अलग मत बताया है, चार भागों में बताया है कि आर्य यहां मतलब इन चार स्थानों के थे। सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। इसके बारे में बताया गया है एल डी कल्लर ने, किसने, एल डी कल्लर ने बताया है कि आर्य जम्मू कश्मीर के निवासी थे। कहां के निवासी थे, जम्मू कश्मीर के निवासी थे। इसके बाद देखेंगे मित्र, यह आपकी सिंधु नदी है, इस तरीके से आई हुई है। इसकी जो सहायक नदी चिनाब नदी है, इसकी असंख्य नदियां हैं। ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये इसे सप्त सेंधव प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सप्त सेंधव प्रदेश, क्योंकि यहां 7 नदियां बहती हैं, इसी कारण से सप्त सेंधव प्रदेश कहा जाता है। इस पर जो मत दिया है कि आर्य सप्त सेंधव प्रदेश के निवासी थे, इसमें दो लोग हैं, अविनाश चंद्र घोष और संपूर्णानंद का मानना है कि आर्य यहां के निवासी थे, सप्त सेंधव प्रदेश के निवासी थे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मित्र, ये वाला पंजाब वाला भाग, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पश्चिम भाग, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को ब्रह्मर्षि क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मर्षि क्षेत्र कहा जाता है। ब्रह्मर्षि क्षेत्र कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है, ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता है। इसमें गंगानाथ झा ने, किसने मित्र, गंगानाथ झा, गंगानाथ झा व्यक्ति थे। इन्होंने बताया कि जो आर्य लोग थे वो ब्रह्मर्षि प्रदेश के थे। किसके थे, ब्रह्मर्षि प्रदेश के थे। इसके बाद देखेंगे कि मध्य देश, मध्य देश में आपका, जैसे ये आपने देखा होगा विंध्याचल पर्वत है और ये आपका हिमालय है, इसके जो बीच वाला भाग है, ये वाला, ये बीच वाला भाग है, इसे मध्य देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, मध्य देश कहा जाता है, मध्य देश, इसे कहा जाता है मध्य देश। इस पर राजबली पांडे ने, किसने मित्र, राजबली पांडे ने बताया कि जो आर्य लोग थे वो मध्य देश के निवासी थे। किस देश के निवासी थे, मध्य देश के निवासी थे। या विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत के जो बीच वाला ये क्षेत्र है, इसे मध्य देश कहा जाता है। राजबली पांडे ने बताया कि ये जो आर्य थे वो मध्य देश के निवासी थे। इसके बाद देखेंगे मित्र, यहां तिब्बत का पठार है। ये क्या है मित्र, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार है। कुछ विद्वानों का मानना है, तिब्बत का नहीं मित्र, पामीर का पठार। क्या ये पामीर का पठार है, सॉरी पामीर का पठार है, पामीर की गांठ भी कहते हैं, पामीर का पठार।
कुछ विद्वानों का मानना है कि जो आर्य लोग थे वो पामीर के पठार के निवासी थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य लोग, जिसमें कील का नाम आता है, कील है, और मेयर, इनको दो को याद रखिए, काम हो जाएगा आपका। कील और मेयर का मानना है, दोनों अलग व्यक्ति हैं दोनों। कील और मेयर का मानना है कि आर्य लोग थे वे पामीर के पठार के निवासी थे, जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं, जिसमें एक भारतीय व्यक्ति है, यह तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार है, का पठार है। इसमें दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती है, उनका मानना है, दयानंद सरस्वती और पर्जिटर, पर्जिटर, दयानंद सरस्वती और पर्जिटर का मानना है कि तिब्बत, जो आर्य लोग थे वो तिब्बत के निवासी थे। मित्र, ये फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। तिब्बत के आर्य तिब्बत के निवासी थे, किसने बताया है? तो आप बता सकते हैं दयानंद सरस्वती और पर्जिटर ने बताया है कि जो आर्य लोग थे वो तिब्बत के पठार के निवासी थे, जबकि पामीर के पठार में कील और मेयर का नाम आता है। इसके बाद देखते हैं, ये आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, ये आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो आर्य लोग थे वो अफगानिस्तान के निवासी थे। कहां के निवासी थे? जिसमें डी.एस. त्रिवेदी का नाम आता है। किसका नाम आता है मित्र? डी.एस. त्रिवेदी, डी.एस. त्रिवेदी, त्रिवेदी का मानना है कि आर्य लोग थे वे अफगानिस्तान के निवासी थे। कहां के निवासी थे? अफगानिस्तान के निवासी थे। इसके बाद देखते हैं, यहां दक्षिणी रूस है। क्या है? दक्षिणी रूस। मित्र ऊपर होगा, लेकिन मैं आपको यहां पर सिंबल के रूप में बता दे रहा हूं, यह दक्षिणी रूस है। क्या है? दक्षिणी रूस। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो आर्य लोग थे वे दक्षिणी रूस के निवासी थे। किसके निवासी थे? दक्षिणी रूस के निवासी थे। इसमें नाम आता है नेहरिंग का, नेहरिंग। नेहरिंग का मानना है कि आर्य थे वे दक्षिणी रूस के निवासी थे। किसमें? नेहरिंग का मानना है कि आर्य दक्षिणी रूस के निवासी थे, जबकि डी.एस. त्रिवेदी का मानना है कि अफगानिस्तान के थे। कील और मेयर का मानना है कि आर्य पामीर की पठार के थे। दयानंद सरस्वती, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती का मानना है और पर्जिटर का मानना है कि लोग तिब्बत के पठार के थे। इसके बाद यह क्षेत्र आता है बैक्टेरिया, इसे कहते हैं बैक्टेरिया, बैक्टेरिया या टर्की या तुर्की। यह सबसे इंपॉर्टेंट है मित्र, यहां का प्रमाण मिलता है। इस पर जो विचार दिया है वो मैक्स मूलर ने दिया है। किसने दिया है? मैक्स मूलर ने दिया है। इस पर मैक्स मूलर ने विचार दिया है। यही विचार सर्वमान्य है और यही इंपोर्टेंट है। मैक्स मूलर का मानना है कि आर्य जो लोग थे वो मध्य एशिया, जैसे मध्य एशिया भी कहते हैं, टर्की या तुर्की भी कहते हैं, या विक्टोरिया भी बोलते हैं, कि मोस्टली कहा जाता है कि आर्य जो लोग थे वे टर्की के निवासी थे या मध्य एशिया के निवासी थे। ये फैक्ट है, ये स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और यही सर्वमान्य है कि आर्य जो थे, जो भारत में आकर के बसे थे, वो मध्य एशिया के निवासी थे। ये पूछा जाता है मित्र, आपसे याद रखेंगे। जैसे इसके बाद देखेंगे, ये आपका हंगरी है। मित्र मैं आपको केवल इंडिकेट कर रहा हूं, ये क्या है? हंगरी। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य लोग थे वो हंगरी के निवासी थे। कहां के निवासी थे मित्र? हंगरी के निवासी थे, जिसमें पी गाइल्स का नाम आता है।
पीगाइल्स। पीगाइल्स का मानना है कि आर्य जो लोग थे वे हंगरी के निवासी थे। पीगाइल्स का मानना है कि आर्य लोग थे वो हंगरी के निवासी थे। इसके बाद देखेंगे ये आपकी जर्मनी है। क्या है? जर्मनी। इसमें हर्ट एक का नाम होता है, हर्ट और पिंका। हर्ट और पिंका दो व्यक्ति थे। हर्ट और पिंका दो व्यक्ति थे। इन्होंने माना कि जो आर्य थे वे जर्मनी के निवासी थे। ये क्या है? जर्मनी। जर्मनी के निवासी थे। तो एक बार फिर देखिएगा, हर्ट और पिंका का मानना है कि जो आर्य लोग थे वे जर्मनी के निवासी थे। पी गाइल्स का मानना है कि आर्य हंगरी के निवासी थे। मैक्स मूलर का मानना है कि आर्य मध्य एशिया, टर्की या बैक्टीरिया के निवासी थे। टर्की को यूरोप का बीमार देश भी कहते हैं। और नेहरिंग का मानना है कि आर्य जो लोग थे वे दक्षिणी रूस के निवासी थे। डीएस त्रिवेदी का मानना है आर्य अफगानिस्तान के थे। कील और मेहर का मानना है आर्य पामीर के पठार के निवासी थे। इसके बाद दयानंद सरस्वती और परजिटर का मानना है कि आर्य तिब्बत के पठार के थे। इसके बाद देखेंगे हम लोग आर्य जम्मू कश्मीर के निवासी थे। इस पर एल डी कल्लर ने कहा है। सप्त सेंदव के प्रदेश के निवासी थे। इस पर अविनाश चंद्र घोष और संपूर्णानंद ने बताया है। इसके बाद देखते हैं कि आर्य ब्रह्मर्षि प्रदेश के थे। इस पर गंगानाथ झा ने बताया है। आर्य मध्य देश के थे। इस पर राजवली पांडे ने बताया है। मित्र ये फैक्ट हैं, पूछे जाते हैं। यदि आप इनको एक या दो बार ठीक से रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे वीडियो को, तो मैं जानता हूं यहां से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखिएगा, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, यदि आप इस तरीके से ठीक से पढ़ते हैं, यदि आप ठीक से इसको पढ़ते हैं तो मैं जानता हूं आपका यहां से भी कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वैदिक काल है। इसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक बताया था मैंने आपको 2 पॉइंट क्लियर करा दिए। मैंने कालखंड आपको क्लियर करा दिया और उत्पत्तिकर्ता के रूप में ये 2 पॉइंट आपको मैंने क्लियर करा दिए। अब जो तीसरा पॉइंट है कि वैदिक काल को जानने के स्रोत क्या थे। जो तीसरा पॉइंट क्या आता है, वैदिक काल को जानने के स्रोत क्या थे। तो देखिएगा, मैंने को आपको कालखंड क्लियर करा दिया, कालखंड। उसके बाद मैंने जो आपको बताया उत्पत्तिकर्ता के रूप में बताया था। उत्पत्तिकर्ता के रूप में ये पॉइंट बता दिया आपको। अब मैं बताऊंगा इसके स्रोत कौन कौन से थे। इसके स्रोत कौन कौन से थे, इस काल को जानने के स्रोत कौन कौन से थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। किसी भी काल को जानने के लिए 2 स्रोत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी कालखंड को जानने के लिए 2 स्रोत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें एक होता है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। किसी भी कालखंड को जानने के लिए ये 2 स्रोत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो देखिएगा इस काल के पुरातात्विक, सबसे पहले चलते हैं पुरातात्विक स्रोत को। हम पुरातात्विक स्रोतों में हम लोग देखेंगे, पुरातात्विक स्रोतों में हम लोग जो देखेंगे इसको भी मोस्टली 2 भागों में बांटा जाता है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम अभिलेख। अभिलेख से भी इस वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे हैं मृदभांड। मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन, इनसे भी आपकी वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, जानने के 2 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक अभिलेख
अभिलेख से भी हमें वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी होती है मृदभांड, मृदभांड से भी हमें वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। मृदभांड में देखेंगे मित्र, यहां पर दो प्रकार के मृदभांड हैं। एक तो ऋग्वैदिक कालीन मृदभांड है, क्योंकि मैंने वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल के वैदिक काल के मृदभांड हैं, जो ऋग्वैदिक काल के मृदभांड हैं, ऋग्वैद काल के मृदभांड हैं, वे गेरुई रंग के ही, कैसे हैं, गेरुई रंग के ही। जबकि उत्तर वैदिक काल के जो मृदभांड हैं वो चित्रात्मक हैं। कैसे मित्र, चित्रात्मक हैं। कैसे हैं मित्र, चित्रात्मक हैं। मतलब मृदभांड दो प्रकार के हैं, एक गेरुई रंग के हैं, वो ऋग्वैदिक काल के हैं। मैंने बताया था एक 900 साल का लंबा समय था, इसे भी दो भागों में बांट दिया गया। पहले भाग को ऋग्वैदिक काल, इसमें जो मृदभांड थे, मिट्टी के बर्तन थे, वो मित्र गेरुई रंग के थे। जबकि उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड बताया था मैंने 1000 से 600 के बीच में, इसमें जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं इस काल के, वे चित्रात्मक प्राप्त हुए हैं। तो इनसे भी हमें वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए अभिलेख, अब आप देखेंगे अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों को मित्र यहां पर दो भागों में बांटा गया है। अभिलेखों को, इसको जानकारी के लिए, वैदिक काल की जानकारी के लिए अभिलेखों को दो भागों में बांटा गया है। एक है एशिया माइनर का अभिलेख, एशिया माइनर का अभिलेख। मित्र ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है एशिया माइनर का अभिलेख। दूसरा है मित्र कस्ती का अभिलेख, कस्ती का अभिलेख। कस्ती का अभिलेख यह आपका ईरान में था। कहां पर था, ईरान में था। तो देखिएगा एशिया माइनर का अभिलेख में, इसमें मित्र दो राजा हैं। क्या हैं, दो शासक हैं। एशिया माइनर का जो अभिलेख है उसमें एक युद्ध का वर्णन हुआ है। किसका, युद्ध का वर्णन हुआ है, और उस युद्ध में एक संधि का वर्णन हुआ है। किसका, संधि का वर्णन हुआ है। आप देखते जाइए, देखिए इसमें दो सरदार हैं या दो राजा हैं, इन राजाओं के नाम जिनके मध्य युद्ध हुआ है। सुब्बी लम्मा, एक का नाम क्या है, सुब्बी लम्मा, सुब्बी लम्मा, ये यहां का सरदार था। और दूसरे का जो नाम है मतेउ अजा, मतेउ अजा, ये दो राजा थे। एशिया माइनर के अभिलेख में इन दो राजाओं के मध्य, सुब्बी लम्मा और मतेउ अजा, एशिया माइनर अभिलेख में, एशिया माइनर अभिलेख में दो शासक सुब्बी लम्मा और मतेउ अजा, इनके मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। किसका मित्र, युद्ध का वर्णन मिलता है। और युद्ध के दौरान इन दोनों में एक संधि होती है। क्या होती है, संधि होती है। फिर समझिए, एक बार फिर समझिए मित्र, यहां से क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जो एशिया माइनर का जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है मध्य एशिया से, इसमें क्या है, दो शासक हैं, सुब्बी लम्बा और मतेउ अजा, सुब्बी लम्मा और मतेउ अजा, दो शासक हैं। इनके मध्य युद्ध होता है। क्या होता है, युद्ध होता है। ये जो मित्र सुब्बी लम्मा जो राजा था, ये हित्ती कबीले का शासक था। हित्ती कबीला, किसका, हित्ती कबीले का शासक था। और जो मतेउ अजा है, ये भितन्नी कबीला था, एक भितन्नी कबीला था। तो देखिए मध्य एशिया में दो कबीले थे, हित्ती कबीला और मितन्नी कबीला। हित्ती कबीला का जो शासक था, राजा था, वो सुब्बी लम्मा था, और मितन्नी कबीला था, उसका जो राजा था मतेउ अजा था। दोस्तों इन दोनों के मध्य क्या होता है मित्र, युद्ध होता है। युद्ध में एक संधि होती है, और संधि में चार देवताओं की कसम मतलब खिलाई जाती है, कसम दी जाती है। इसमें
चार राजाओं की कसम, चार देवताओं की कसम दी जाती है। इस संधि में क्या होता है, चार देवताओं की कसम दी जाती है, चार देवताओं की कसम दी जाती है। तो आप याद रखिए, ये एग्जाम पूछा जाता है कि वो चार देवता कौन कौन से, या उन चार देवताओं में से कौन सा देवता नहीं है। तो सबसे पहले इन चार देवताओं में, सबसे पहले इन चार देवताओं में इंद्र है, इंद्र देवता। दूसरे मित्र, मित्र देवता की कसम दी जाती है, इंद्र देवता, मित्र देवता। उसके बाद वरुण, वरुण और नासत्य। ये चार देवताओं की कसम दी जाती है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। अर्थात ऋग्वेद में हमारे इन चारों देवताओं का वर्णन मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। कहां के, मध्य एशिया के निवासी थे, क्योंकि वो देवता और ये वैदिक कालीन देवता समान हैं। वहां पर भी इंद्र है और यहां पर भी इंद्र है। वहां पर भी ऋग्वेद में मित्र का वर्णन है, वरुण का वर्णन है, नासत्य का वर्णन है, हमें वेदों में मिलता है। इसी तरीके से इस एशिया माइनर अभिलेख में इन चारों देवताओं का वर्णन मिलता है जो हमारे वैदिक कालीन देवताओं के नाम हैं। इसलिए स्पष्ट होता है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। देखिए मित्र, क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा जाएगा एशिया माइनर के अभिलेख में किस देवता का वर्णन नहीं है। तो इसमें से अग्नि का वर्णन नहीं है, मोस्टली वो अग्नि देता है, तो अग्नि का वर्णन नहीं है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन चारों का वर्णन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र, यहां से क्वेश्चन बनता है। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, किसी राज्य का पीसीएस दे रहे हो, टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, यहां से क्वेश्चन बनने की पूर्णतः संभावना रहती है। आप इसे नोट कर लें, इसके शॉर्ट ले लें। देखिए मित्र, मैंने आपको अभी बताया अभिलेखों में दो अभिलेख थे, एशिया माइनर का अभिलेख, एशिया माइनर के अभिलेख की क्या विशेषता थी जो मैं आपको वर्णित कर चुका हूं। इसके बाद देखिए कस्ती का अभिलेख, इसके बाद देखेंगे मित्र आप कस्ती का अभिलेख, कस्ती का अभिलेख। कस्ती के अभिलेख में यह बताया गया है मित्र, इस कस्ती के अभिलेख में यह बताया गया है, यह कहां का, सबसे पहले यह ईरान का था मित्र, ईरान का अभिलेख है। ये कहां का अभिलेख है, ईरान का अभिलेख है। इसमें यह बताया गया है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा, इसमें यह बताया गया है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई। इसमें सिर्फ इस बात का वर्णन है कस्ती अभिलेख में कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई। यह आपको क्लियर हो गया। मतलब जो अभिलेख थे वैदिक काल को जानने के स्रोत थे, उसमें जो अभिलेख हैं इसको आपको बारे में आपको वर्णित कर चुका हूं। अब देखिए इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में बताया था मैंने, अभिलेख मैंने दोनों अभिलेख बता दिए। उसका मृदभांडों को मैं आगे बताऊंगा। यहां पर मृदभांडों को दो भागों में बांटा गया था। एक तो ऋग्वैदिक मृदभांड थे जिनका रंग गेरुआ होता था, जबकि उत्तर वैदिक मृदभांड थे वो चित्रात्मक थे। दोनों पूछे जाते हैं, मतलब आप इनको याद रखिए। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा साहित्यिक स्रोत। क्या बताऊंगा मित्र, साहित्यिक स्रोत। अब मैं आपको साहित्यिक स्रोत बताऊंगा मित्र, वैदिक काल को जानने के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए वैदिक काल को जानने का जो साहित्यिक स्रोत हैं, इनको साहित्यिक स्रोतों को वैदिक साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, मतलब इस काल के जो साहित्यिक स्रोत हैं, वैदिक काल के जो साहित्यिक स्रोत हैं, इन्हें साहित्यिक क्या कहा जाता है, वैदिक साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैदिक साहित्य कहा जाता है, वैदिक साहित्य कहा जाता है मित्र।
मैं मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप विशेष तौर से इस पर फोकस करेंगे। वैदिक साहित्य को मित्र अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसके अन्य नाम भी हैं। वैदिक साहित्य को श्रुत साहित्य कहा जाता है, श्रुत साहित्य कहा जाता है। श्रुत साहित्य क्यों कहा जाता है मित्र? इस काल के जो भी साहित्य थे, इस काल के जो भी साहित्य थे, वे इस समय वैदिक काल में नहीं लिखे गए। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि इस काल के जो भी साहित्य है वह वैदिक काल में नहीं लिखा गया है, वैदिक काल में नहीं लिखा गया है। अर्थात यह बताया जाता है इस काल के जो भी साहित्य हैं वे ईश्वर ने, प्रभु ने ऋषियों को बताई, ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताई, उन शिष्यों ने अपनी क्रम बाई क्रम पीढ़ी को बता करके ये बाद में संकलित किए गए थे। इसलिए इनको सुन कर लिखा गया है, इसलिए इनको श्रुत साहित्य भी कहा जाता है। फिर याद रखिएगा मित्र, वैदिक साहित्य को श्रुत साहित्य क्यों कहा जाता है, यह आपको मैं बता चुका हूं। उसके बाद देखिए अपौरुषेय, अपौरुषेय, इनको अपौरुषेय भी कहा जाता है। मतलब यह है, इसे जो वैदिक साहित्य है इसे पुरुषों ने नहीं लिखा, इसका जो ज्ञान है वो ईश्वर ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, प्रभु ने दिया है, ऋषियों को दिया था। ये पुरुषों का ज्ञान नहीं है, इसलिए इसे अपौरुषेय भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया है। इन्हें नित्य भी कहते हैं, नित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नित्य भी कहते हैं। उसके बाद संहिता भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? संहिता। संहिता का संबंध क्या है? वैदिक काल से है। ये पूछा जाता है संहिता का संबंध किससे है? वैदिक काल से है। तो इस वैदिक काल का जो साहित्यिक स्रोत है वैदिक साहित्य कहा जाता है। देखिए मित्र, वैदिक साहित्य का मतलब होता है 1500 से लेकर के 600 BC के मध्य जो भी साहित्यिक स्रोत हैं उनको सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य कहा जाता है। इसके अन्य उपनाम हैं जिसमें श्रुत साहित्य, अपौरुषेय, नित्य और संहिता, ये 4 हैं। ये एग्जाम पूछे जाते हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा, मैं आपको पहले यह बता चुका हूं कि वैदिक काल में कोई साहित्य नहीं लिखा गया, इसलिए इसे आद ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। जैसे आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता को आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है, उसी तरीके से आपको वैदिक काल को आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो आर्य थे इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। किसका? लिपि का ज्ञान नहीं था। इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए इस समय कोई भी साहित्य नहीं लिखा गया था। वैदिक काल में कोई भी साहित्य नहीं लिखा गया था। लिखा गया था, इसलिए वैदिक काल को आध ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। काल भी कहा जाता है। यह मित्र आपको क्लियर हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। ये एक फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है या स्टेटमेंट के रूप में, कथन सही या गलत के रूप में पूछ लिए जाते हैं। इन पॉइंटों को आप याद रखिएगा। अब देखिए इसके जो साहित्य हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले वेद। सबसे पहले क्या है? साहित्यिक स्रोतों हम लोग जाते हैं मित्र, साहित्यिक स्रोतों में हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले क्या है मित्र? वेद है। क्या है? वेद। साहित्यिक स्रोतों में हम लोग जाते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या है मित्र? वेद है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या क्या है मित्र? 4 है। उसके बाद ब्राह्मण है, उसके बाद आरण्य है, क्या है? आरण्य है। उसके बाद उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है। ये उपनिषद सबसे अंत में लिखी गई, इस कारण इनको वेदांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांग। सबसे अंत में लिखी गई, इस कारण उपनिषदों को वेदांग भी कहते हैं। देखिए वेद 4 हैं। सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण। इनको सही ढंग से समझने के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई, साहित्य की रचना की गई। आरण्यक,
ये वनों में लिखे गए, उपनिषद सबसे अंत में लिखे गए, गुरु के समीप जाकर के शिष्य द्वारा प्राप्त ज्ञान को उसे उपनिषदों में संकलित किया गया। तो देखिए वेद हैं, इनकी संख्या मित्र 4 है। क्या है? इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद है, यह सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे पुराना वेद है, सबसे बड़ा वेद है। इसके बाद देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद तीसरा है सामवेद। सामवेद चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद ये 4 वेद हैं मित्र। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 वेद हैं जिनकी रचना सबसे पहले हुई। यद्यपि इनकी सबकी रचना मित्र वैदिक काल में नहीं हुई है। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं इन चारों की रचना वैदिक काल में नहीं हुई है। इनकी रचना के बारे में यह बताया जाता है कि जो भगवान थे, प्रभु थे, उन्होंने ऋषियों को इन वेदों का ज्ञान दिया और इन ऋषियों ने अपने शिष्यों को जो प्रभु द्वारा दिया हुआ ज्ञान बताया गया और उसके बाद उन शिष्यों ने अपनी आने वाली पीढ़ियों में क्रम से क्रम बाई क्रम इस ज्ञान का विस्तार किया और आगे जाकर के लिखे गए। इसके बाद देखते हैं, मैंने आपको बताया कि जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें आप देखेंगे कि जो 3 वेद हैं क्रम के, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, इनको संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी कहा जाता है। इनको संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। इनको संयुक्त रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन मित्र बनता है कि आप ये बताइए वेद त्रयी में मतलब कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, वेद त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? तो आप बता सकते हैं अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। इसको वेद त्रयी क्यों कहा जाता है वो मित्र आपको बताता हूं। क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों में देवताओं की स्तुति की गई है, देवताओं की प्रार्थना की गई है, आराधना की गई है और ये तीनों वेद लगभग एक से मिलते हैं, समान रूप से मिलते हैं। इनकी में जो लिखा गया है वो लगभग एक दूसरे से मिलता हुआ है, इसलिए इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। जबकि अथर्ववेद में कृषि, जादू टोना, भूत प्रेत, आत्मा, परमात्मा का वर्णन इसमें किया गया है जो इनसे सबसे अलग है। मैं आपको बता चुका हूं वेद त्रयी जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। क्या किया गया है मित्र? देवताओं की स्तुति की गई है। जबकि अथर्ववेद में जादू टोना, कृषि, भूत प्रेत, आत्मा, परमात्मा का वर्णन किया गया है। अर्थात चौथा वेद है, ये अलग वेद है और यही वेद, चौथा वेद जो सबसे अंत में लिखा गया था, यही सबसे उस समय सबसे अधिक प्रसिद्ध वेद था। यह जनमानस का वेद था। तो ये पूछ लिया जाता है, इसको मित्र आप याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं मित्र, ये मैंने आपको वेदों के बारे में बताया। उसके बाद देखिए ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या है मित्र? इनकी जो वेद होते थे उनकी भाषा कठिन थी। कैसी थी? कठिन थी। ये गद्य में भी लिखी गई थी, अधिकांश गद्य में लिखी गई थी। इसको जनमानस की भाषा में मतलब पद्य में लिखने के लिए, एक सही तरीके से जनमानस की भाषा में पहुंचाने के लिए इनको क्या किया गया? इनको इनके ब्राह्मण बनाए गए। क्या बनाए गए? ब्राह्मण। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वेदों को सरल ढंग से समझने के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई। ये आपको क्लियर हो गया? वेदों को सही ढंग से समझने के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई है। इसके बाद देखेंगे आप जो आरण्यक थे, ये जो लिखे गए थे वे जंगल में लिखे गए, ऋषियों द्वारा जंगल में लिखे गए, जिसमें रहस्यमयी बातों
का इसमें वर्णन किया गया। जितनी भी रहस्यमयी बातें होती है उनका वर्णन किया गया। और जो अंत में लिखी गई उपनिषद सबसे अंत में लिखी गई थी, सबसे अंत में लिखी गई थी, इसलिए इसे वेदांग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांग भी कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है, वेदांग नहीं वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मतलब ये होता था कि जो गुरु होती थी वो अपने शिष्यों को पास बिठा करके ज्ञान देती थी। इसका उपनिषदों का मतलब क्या होता है कि शिष्य का गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना, फिर उसे लिखना, ये सब क्या कहलाते? उपनिषद कहलाती थी। तो दोस्तों इसकी मैं एक सारणी बनाऊंगा, जो वैदिक साहित्य है इसकी मैं एक सारणी बनाऊंगा। इनके यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण है, आरण्य कौन से, उपनिषद कौन से, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ सेशन शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।